इन्हीं में से एक वजह है एक मंत्री संजय निषाद के तीखे बयान। क्या कहा संजय निषाद ने? गोरखपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा भाजपा को फ़ायदा नहीं तो गठबंधन तोड़ दे, स्थानीय नेताओं से हमले कराना बंद करें, नहीं तो दोस्ती रखना मुश्किल हो जाएगा। दर्शक याद रखें, कुछ दिनों पहले निषाद पार्टी का तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसमें एनडीए के बाकी सहयोगी दल पहुंचे, भाजपा नहीं आई। संजय निषाद और योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ ठीक नहीं बताया जा रहा है। पंकज जी, आपको एक बात बताते हैं, संजय निषाद जी का जो बयान आप अभी पढ़ रहे थे ना, उसके पीछे की भी एक कहानी है। क्या है कि बीजेपी के पास जैसे संजय निषाद हैं तो उसी बिरादरी के कुछ नेता बीजेपी में हैं। बीजेपी कई तरीके से काम करती है, वो अपना भी तो देखेगी ना कि भाई उसकी पार्टी के अंदर में उसी बिरादरी के नेता का भी प्रभाव पड़े, जैसे साध्वी निरंजन ज्योति। जी हाँ, बिल्कुल। चाहे जयप्रकाश निषाद जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं अभी, कि वो भी आगे बढ़े ताकि इन पर जो डिपेंडेंसी है, निर्भरता है, वो खत्म हो। गोरखपुर मतलब बाबा जी मतलब योगी जी का इलाका, वहाँ का सर्किट हाउस, और वहीं से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खूब लानत मलानत की संजय निषाद की। कहा कि टिकट बेचते हैं, ये ब्लैकमेलर हैं, दलाल हैं, मतलब क्या क्या नहीं कहा। उसके 2 दिनों बाद पहुंचे संजय निषाद, तो पत्रकारों ने बताया भाई आपके बारे में ये सब कहा गया। खैर उनको भी जानकारी मिल चुकी थी। तो जिस कुर्सी पर बैठ के जयप्रकाश निषाद ने संजय निषाद को गरियाया, उसी कुर्सी पर बैठ के संजय निषाद ने ये बात कही कि भाई ये जो घुसपैठिए हैं जो आप अभी बयान दे रहे थे, और फिर उन्होंने कहा कि इनके थ्रू अगर आप चलेंगे और आपको लगता है कि गठबंधन को फायदा नहीं तो गठबंधन तोड़ लीजिए। देखिए संजय निषाद की पीड़ा ना बहुत दिनों से छलक रही है। पीड़ा ये है, अंबेडकर नगर में कटेरी सीट उनकी थी, बीजेपी ने ले ली। अब उनके सिंबल पर लड़ाया जाता तो फिर क्या हाल होता वो आप भी जानते हैं। तो बीजेपी ने कटेरी सीट ले ली, इसी तरीके से मझवा सीट ले ली। संजय निषाद की पीड़ा ये भी है कि संजय निषाद की पार्टी के एक हैं पीयूष रंजन हैं, वो प्रयागराज में विधायक हैं। मतलब ऐसा हुआ था पिछली बार कि कई ऐसे नेता जो बीजेपी के नेता थे उनको एडजस्ट किया सहयोगी पार्टियों में, उनके यहाँ से उनको टिकट दिला देगा, वो चुनाव जीत गए। अब पीयूष के बारे में कहा जाता है कि जहाँ जहाँ जाते हैं संजय निषाद की बैंड बजाते हैं। तो संजय निषाद के दुख के बहुत सारी चीज़ है। एक तो वो कंट्रोल उनका लखनऊ में नहीं है, इन सब का एसोसिएशन माना जाता है दिल्ली में, यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ। इनको जब भी कोई कष्ट होता है सीधे फुदक के वहाँ चले जाते हैं, वहाँ मिलते हैं, फोटो दिखाते हैं और फिर उसके बाद उनकी चीज़ें होती हैं। संजय निषाद अब एक मामला लेकर आए थे कि उनकी बिरादरी के जो मछुआरे निषाद मल्लाह हैं उनको ऐसी कैटेगरी में डालना है। कुछ हुआ नहीं, चुनाव धीरे धीरे आ रहा है। आप तो कह रहे थे 2 साल, अब तो मुश्किल से 1.5 साल ही बचे। आखिर जनता के बीच जाकर कहेंगे क्या? तो एक तो ये कि बीजेपी के लोग जो उनकी बिरादरी के हैं वो ठीक रहें, अपनी औकात में रहें। दूसरी जो उनके वोटर नाराज हैं, उन वोटरों को एड्रेस करने के लिए कि भैया सरकार देखो हमारी सुन नहीं रही है, मैं एकदम चेतावनी दे रहा हूँ। और फिर ये प्रेशर टैक्टिक्स भी है। मुझे संजय निषाद ने जिस तरीके से चीज़ें कही हैं, ये सारा विवाद जो है वो शुरू हुआ तालकटोरा स्टेडियम से ही, जहाँ एक फ़ोटो में चारों जो सहयोगी दल हैं वो नज़र आए, और उसके बाद जब गोरखपुर में सर्किट हाउस से संजय निषाद ने ये बयान दिया। हालांकि इस बयान देने के बाद उनकी मुलाकात भी मुख्यमंत्री से, वो ब्रजेश पाठक के घर भी गए मुस्कुराते हुए। एक असीम अरुण है समाज कल्याण मंत्री हैं, उनका एक कार्यक्रम था, वहाँ पर ये दोनों साथ साथ बैठे भी थे, यानी मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री और संजय निषाद भी। लेकिन उसके बाद भी रह रहकर उनके बयान आते जा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि तवा गर्म रहे, रोटी सेकने का मौका जब मिल जाए तो सेक ली जाएगी। जी, पर इस बात की कोई संभावना, कोई प्रत्याशा कि सिर्फ प्रेशर बिल्डिंग नहीं है बल्कि एक किस्म की मोबिलिटी की भी गुंजाइश है कि जब चुनाव आए तो जैसे ओम प्रकाश राजभर हैं, 2017 में भाजपा के साथ चुनाव लड़े, 4 विधायक जीते, मंत्री बने, बयानबाजी चलती रही, निकाल दिए गए मंत्रिपरिषद से 19 में लोकसभा के पहले। 2022 में सपा के साथ लड़े, भाजपा के मुकाबले जीते, लेकिन कुछ समय बाद फिर भाजपा में आ गए, फिर मंत्री बन गए। तो ये सारे ये जो दल हैं, इसमें अगर हम एक अपना दल को छोड़ दें जिनकी एक कंटिन्यूटी दिखी और इसीलिए उनको बार्गेनिंग में बेस्ट चिप भी मिली। अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं, आशीष पटेल राज्य में मंत्री हैं, तो उनके मुकाबले ये दोनों दल क्या फिर से सपा में जा सकते हैं? अखिलेश यादव के दरबार में इनको भाव मिलेगा? देखिए, राजभर की तो एंट्री नहीं हो पाई, क्योंकि मुझे पता है कि अखिलेश यादव ने अपनी करीबी नेताओं के साथ समाजवादी पार्टी ऑफिस में बैठक की और कहा कि इस ठोको
राजभर और इसकी पार्टी को ठोको। अपने प्रवक्ताओं को उन्होंने कहा कि जहां मिले। इसीलिए देखिएगा कि राजभर जब भी बोलते हैं एक साथ भड़बड़ा के, जैसे मधुमक्खी का छत्ता नहीं होता, भड़बड़ा कर आपको देखिएगा कि समाजवादी पार्टी के अलग अलग प्रवक्ता राजभर के खिलाफ बयान देते हैं। राजभर अपने को दो मुँहा सांप कहते हैं, कब कहाँ पलटी मार जाए इस मामले में वो खुद कहते हैं कि भाई हमको जहाँ फायदा मिलता है हम चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने अब वापसी का रास्ता नहीं छोड़ा है। ये अखिलेश यादव मन बना चुके हैं। अखिलेश यादव बड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं कभी कभी, हालांकि कहा जाता है कि इन सब मामलों में दिल के बड़े हैं। उन्होंने जयंत चौधरी को भी राज्यसभा बना दिया, आजम खान के कहने पर कपिल सिब्बल साहब को निर्दलीय भेज दिया। इस सब मामले में बड़ा दिल रखते हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के मामले में उन्होंने अपने रास्ते, अपनी पार्टी के रास्ते बिल्कुल बंद कर रखे हैं। संजय निषाद के मामले में ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ बताऊँ सौरभ जी कि राजभर इस बार थोड़े से बदले बदले से नजर आते हैं। बदले बदले इन द वे, उनका विभाग देखिए जरा, पंचायती राज विभाग बड़ा विभाग माना जाता है। आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल के मुकाबले उनके विधायकों की संख्या बहुत कम। एक तो वैसे भी चले गए अब्बास अंसारी, लेकिन उनके पास विभाग बहुत बड़ा है और वो दिल्ली और लखनऊ इन दोनों के बीच में जबरदस्त बैलेंस बना के रखते हैं। उनका कोई काम नहीं रुकता है। आप देखिएगा कि यूपी में कई सारे मंत्रियों की शिकायत है कि उनकी सुनी नहीं जाती उनके विभाग में। यानी उनके विभाग का प्रमुख सचिव कहता है कि पूरब चलो तो मंत्री कहते हैं पश्चिम चलो, मंत्री जी कहते हैं कि पूरब चलो तो प्रमुख सचिव कहते हैं पश्चिम चलो। कोई तालमेल ही नहीं है। लेकिन जब भी इस तरह की शिकायत आई तो राजभर जी के चॉइस के हिसाब से उनके विभाग में प्रमुख सचिव दे दिए जाते हैं। उनका काम नहीं रुकता है। तो राजभर इस मामले में थोड़े किस्मत वाले हैं बीजेपी के सहयोगी दलों की, अगर हम बात करें तो। इसी वजह से राजभर के जब हम बयान देख रहे हैं तो उनमें प्रो योगी एलिमेंट बहुत सारे नज़र आ रहे हैं। जैसे ये इनके, अगर मैं हालिया बयानों पर नज़र डालूं तो वो कहते हैं कि जब वो बिहार में अपनी दावेदारी कर रहे हैं तो पहले कहते थे कि चल सन्यासी मंदिर में, हम जो गाना गाते थे उसका मतलब था कि सन्यासी मंदिर में वापस जाएगा, योगी साधु बाबा है, मंदिर में रहना चाहिए, नेता नहीं, नेता अखिलेश हैं, सीएम उनको बनना चाहिए। ये राजभर का बयान है। अब राजभर कह रहे हैं कि बिहार में हमारे दो लक्ष्य हैं, बीजेपी की जीत हो और योगी मॉडल लागू हो। अब वो इतनी मुख्यमंत्री भक्ति पर उतर आए हैं तो जाहिर सी बात है उसका प्रसाद भी उनको मिल रहा है कि ब्यूरोक्रेसी में फाइलें नहीं रुक रही। राजेंद्र कुमार जी, हमने इन दो दलों का सुना, इनके बारे में अगर आपको जोड़ना चाहें और अपना दल के मोर्चे पर भी आप आ जाएं, उनकी क्या स्थिति है सरकार में? देखिए, चाहे अपना दल हो या राजभर हो या संजय निषाद हो, ये सारा गुलदस्ता दिल्ली के नेताओं ने बनाया हुआ है। इसमें मुख्यमंत्री जी की कोई भूमिका नहीं। इसमें सबसे चतुर और मुफ्त नेता है राजभर। वो जब भी बोलते हैं तो योगी जी का भी नाम ले लेते हैं और केंद्र सरकार का भी नाम ले लेते हैं। योगी जी की कभी इधर बुराई नहीं कर रहे हैं जब से ये दोबारा सत्ता में आए। इन सब का एक ही लक्ष्य है, मुझे जो लगता है कि विधानसभा चुनाव में जो यूपी में होने वाले हैं उसमें पहले के मुकाबले ज्यादा सीट पास। इसी गणित को बनाए रखने के लिए अपनी राजनीति ये लगातार करते रहते हैं। आए उसके बयान देते हैं, एक दिन बुरा कहते हैं, अगले दिन मुख्यमंत्री जी से मिल के फिर वो कर लेते हैं कि आप ये, अगर इनको बीजेपी गठबंधन में प्रॉब्लम है तो ये खुद क्यों नहीं छोड़ देते हैं, बीजेपी के लिए ही क्यों कहते हैं कि हमको निकाल दें। लेकिन चूंकि जातीय समीकरण का एक ऐसा सिस्टम 17 में बनाया गया था, उसी का लाभ लेते हुए इन तीनों लोगों को बीजेपी यहाँ रख रही है। और धीरे धीरे जो बीजेपी की योजना है कि इनके वोट बैंक को अपना स्थायी वोट बैंक बना लिया जाए। इसीलिए देखिए, संजय निषाद को जब पिछले बार विधानसभा में सीटें लड़ाई तो उसमें आधी सीटें अपने लोगों के कैंडिडेट उतार दिए उनकी सीटों पर, वो जीत के चले आ रहे हैं। अब संजय निषाद के पास तो काफी विधायक हैं अपने जीते हुए, लेकिन आधे से ज्यादा बीजेपी के। ऐसी ही चीज वो और दलों के साथ भी, अपना दल राजभर के साथ भी करेंगे आगे भविष्य में। तो ये, और अपना दल के साथ भी एक सीट पर तो मुझे पता है कि उन्होंने किया था, लेकिन अब वो सीटें बढ़े, इन सब का सारा गणित जो समीकरण बना रहे हैं ये लोग, इसीलिए बीच बीच में बयान दे के बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बनाते हैं और अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हैं। हालांकि वो बीजेपी का कोई नुकसान नहीं कर सकते। अब अभी जो मुफ्त राजभर हैं, उन्होंने जो विद्यार्थी परिषद को कह दिया है उससे थोड़ा वो बैकफुट पे हैं। आगे वो भविष्य में इस तरह का कोई बयान नहीं देंगे जो मुझे उम्मीद लगती है। लेकिन ये गठबंधन, जो मेरा मानना है, एकता इन लोगों की दिखावटी और सुविधा प्रधान है। ये थोड़ा पंकज जी मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ कि
जो विपक्ष का काम है कि सत्ता पक्ष के आमर में कोई चिंग दिखे तो उस पर प्रहार करें, समाजवादी पार्टी कैसे इन सब चीज़ों पे अपनी रणनीति बना रही है अंदर खाने? और बाहर तो दिख ही रहा है कि साहब युवजन सभा और विद्यार्थी परिषद जो एक दूसरे के खांटी दुश्मन हैं, कह रहीम कैसे निभें बेर केर को संग, बेरस डोलत आपने उनके फाटा तंग, वो एक साथ दिख रहे हैं। विद्यार्थी परिषद वालों की पोजीशनिंग भी कमज़ोर हो रही, क्योंकि फिर मुख्यमंत्री ऑफिस वाले कह रहे हैं ये देखिए साहब ये सपाइयों के साथ मिलकर विरोध कर रहे हैं, तो उनको वो भी नहीं चाहिए। सपा के खेमे में क्या चल रहा है इन सब चीज़ों पे? सपा के खेमे में ज़मीन पे तो काम अभी नहीं है, लेकिन इन लोगों ने एक मन बना लिया है। ये जो लोकसभा चुनाव में उनका पीडीए वाला मामला चल गया, जिसमें एक को वो कभी अल्पसंख्यक अपनी सुविधा के हिसाब से कभी अगड़ा कभी आधी आबादी भी कर लेते हैं। उन्होंने अभी से पहले तो 108 सीटें जहां वो पिछले 3 चुनाव में हारे हैं, उसके लिए एक अलग से वो लोग प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा उन लोगों ने तैयारी ये की है, और कई जो लगातार उनसे मिलने आते हैं अखिलेश यादव से समाजवादी पार्टी ऑफिस में, खासतौर से मुस्लिम और यादव नेता, उनमें से कईयों को कह चुके हैं कि आप लोग टिकट के लिए यहाँ मत आइए। हो सकता है कि इस बार हम आपको टिकट नहीं, सबको एक ही बात समझाते हैं अखिलेश जी, जो 2022 में भी समझाते थे अखिलेश यादव, कि भाई हमारी सरकार आ जाएगी तो हम आपको एडजस्ट कर लेंगे। यही बात उन्होंने इमरान मसूद को भी खैर बताया था, हम डाइवर्ट हो जाएंगे उधर। तो ये बार बार समझा रहे हैं, साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि ये जो पीडी है इसी के फॉर्मूले पर चलेंगे। उनको कभी कभी ये भी लगता है कि यूपी में कुछ बदल जाएगा, तो कभी जब वो ठाकरों के बारे में बोलने लगते हैं, ब्राह्मणों के बारे में बोलने लगते हैं, तो फिर उस पर रुक भी जाते हैं। उनका एक तरीके से रोड मैप ये है कि हम उन पिछड़े समुदाय के लोगों को टिकट देंगे जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में दिया, जो नॉन यादव हैं उन पिछड़ों को, ओबीसी को टिकट देंगे। जैसे उन्होंने लोकसभा की 2 सीटों मेरठ और फैज़ाबाद में उन्होंने जनरल सीट पर दलित दिया था, इस तरीके के एक्सपेरिमेंट करेंगे। और उनको कांग्रेस के अलावा किसी से गठबंधन की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसीलिए उन्होंने रास्ते बंद कर रखे हैं, और इसी आधार पर वो आगे चुनाव लड़ेंगे। इस नीति पर अखिलेश यादव काम कर रहे हैं, और जहाँ भी मौका मिलता है, और ओम प्रकाश राजभर हों उनको ठोकते हैं, संजय निषाद हों उनको ठोकते हैं। लेकिन एक बड़ी अचरज वाली बात है कि कभी भी अपना दल को लेकर मैंने नहीं देखा हाल फिलहाल में अखिलेश यादव को कोई ऐसी बात कहते हुए। थोड़ा सा अपना दल को लेकर वो ये है कि पता नहीं वो लोग क्या करेंगे। एक तो पल्लवी पटेल ऑलरेडी समाजवादी पार्टी की टेक्निकली विधायक हैं, लेकिन अखिलेश यादव से जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव के दौरान बहस हो गई थी पल्लवी की, तो पल्लवी सब उनके 36 के रिश्ते हैं, तो वहाँ उनका थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है, ऐसे उनके करीबी नेता भी बताते हैं। और इसी आधार पर वो आगे अपनी राजनीति को खींच कर ले जा रहे हैं। जी विजय जी, क्या जानकारी हमारे पास विपक्षी खेमों की? और आकाश आनंद, उनको फिर से एक नया पद दे दिया गया, उनकी ताकत बढ़ा दी गई। कुछ बचा है बसपा के खाते में, या सिर्फ अब अतीत की बात है और कुछ परसेंट का वोट है जो छींच रहा है लगातार? बसपा के पास अभी 10% वोट है, जो शायद वो बॉक्स उस पे सबकी निगाह है कि यहाँ से 10% में और क्या निकल सकता है, तो निकलेगा इस बार। वजह ये है कि उत्तर प्रदेश में जनता सिर्फ 2 हिस्सों में बटी है, एक तो बीजेपी के साथ है, एक दूसरे जो बीजेपी के खिलाफ है। तो जो बीजेपी के खिलाफ है उनका ध्रुवीकरण समाजवादी पार्टी के इर्द गिर्द है। उसमें चाहे कांग्रेस शामिल होगी तो उनको फायदा हो जाएगा, या कोई और पार्टी शामिल होगी तो उनको फायदा हो जाएगा। उन पार्टियों के पास अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है वो समाजवादी पार्टी के साथ है, उनका ऑरा है, और यही उनके लिए पॉजिटिव बात है। और जो समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कामयाबी हासिल की, जो पंकज कह रहे थे, मैं सहमत हूं, लेकिन मैं उसको दूसरे शब्दों में यह कहना चाहूंगा कि जो फार्मूला गैर यादव पिछड़ा का बीजेपी ने 2014 में इंप्लीमेंट किया था, उसी फार्मूले को अखिलेश ने उठाकर 2024 के चुनाव में इंप्लीमेंट किया। उसका उनको फायदा मिला, लेकिन जो उनका कोर वोट है वो अभी सवाल नहीं खड़ा कर रहा है। यानी सिर्फ 5 यादव 5 मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जबकि जब 16 लोग थे तो इनकी संख्या ज्यादा थी, यानी 2019 के लोकसभा में। तो अगर विधानसभा चुनाव में ये इकट्ठा रहते हैं तो शायद चीजें ठीक रहेंगी, लेकिन अगर ये कोर वोट अगर इनके साथ से नहीं रहा तो शायद दिक्कत हो जाएगी। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अभी देखने वाली बात होगी कि विधानसभा में जो चूंकि 403 सीटों का मामला है, तो क्या यादव और मुसलमान टिकट नहीं मांगेंगे जैसा पंकज जी कह रहे हैं? अगर वो मांगेंगे तो फिर किस तरह के समीकरण बनते हैं। लेकिन बीजेपी के सामने भी कई चैलेंजेस हैं, और बीजेपी के लिए कई चीजें मुश्किल भरी हैं, इसलिए उनको अपने सहयोगियों की जरूरत है। हालांकि सहयोगी मात खाए हैं, जैसे मेनका गांधी को रामभुआल निषाद हरा देते हैं सिर्फ 15 दिन के टिकट के 15 दिन के चुनाव प्रचार में, यानी 15 दिन से भी कम। और मेनका गांधी बहुत मजबूत प्रत्याशी थी, लेकिन रामभुआल निषाद ने उनको हरा दिया। तो लोकसभा चुनाव में एक और फैक्टर था, वो फैक्टर था कि हमें जो है
यूपी में मोदी को हराना है, तो ये एक नैरेटिव क्रिएट किया गया था मुजफ्फरनगर और क्षत्रिय चौबीसी वगैरह से। तो वहां से जो नैरेटिव था तो न्यूटन का थर्ड लॉ लग गया। अब बाकी जातियों ने भी जाति के खांचे में अपने को देखना शुरू किया, तो उसका एक इम्पैक्ट था। अब इसे आगे बीजेपी मैनेज कर पाएगी कि और ज्यादा इसमें डेंट होगा, क्योंकि डेंट होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। कई स्तरों पे जद्दोजहद है, टकराव है, और कई स्तरों पर चीजों की समझ जिस तरीके से होनी चाहिए वहां नहीं है। सब अपने अपने फार्मूले के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो अखिलेश के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी को कैश कर पाना, ट्रांसलेट कर पाना उसे सत्ता में, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है समाजवादी पार्टी के सामने, क्योंकि अखिलेश के नीचे 10 नंबर तक कोई नहीं है। और सिर्फ अकेले अखिलेश या राहुल गांधी क्या पता उत्तर प्रदेश में प्रचार करेंगे अगर विधानसभा चुनाव में, तो वोट बढ़ाएंगे या घटाएंगे ये भी कोई नहीं जानता है। तो उस समय की क्या परिस्थितियां होंगी, लेकिन अखिलेश के पास सेकंड लीडरशिप नहीं है। और साथ में ये दुविधा भी है कि जो कुछ बोलते हैं वही बोलते हैं, और कोई बोलता नहीं, ना कोई चेहरा है, ना क्राउड पुलर लोग हैं उनके पास। उनकी जो मुलायम सिंह के जमाने की लीडर थे, क्राउड पुलर थे, वो ज्यादातर अब वो वृद्ध हो चुके हैं, चाहे माता प्रसाद पांडे हों, उनको नेता विरोधी दल बना रखा है, या आजम खान जेल में है, या इस तरह के और भी नाम है। तो चैलेंजेज हैं अखिलेश के सामने बहुत से। जी, पर एक चीज़ से मैं आपकी ना इत्तेफाकी रखता हूं कि अब राहुल गांधी वोट बढ़ाएंगे या घटाएंगे, मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव में वो इसका मुकम्मल जवाब दे चुके हैं कि उनकी वोट कैचिंग एबिलिटी भी अब वो उस तरह से रिडिक्यूल नहीं किए जाते हैं। एक सर्टेन सेक्शन में आईटी सेल्स के द्वारा किए जाते रहे, लेकिन जनता में अब उस चीज़ का उतना ट्रैक्शन नहीं है। हमने अभी बिहार में भी उनकी यात्रा में ये चीज़ देखी कि तेजस्वी कैंप को लगने लगा कि ज़्यादा स्पॉटलाइट में राहुल गांधी आ रहे हैं।